वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलवाई, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलवाई। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात 2:1 होता है। राइट, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताया था और कुछ एक सवाल भी कराए थे। राइट, उसी कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हमारे सामने जो अगला प्रश्न है उसमें वो ये बोल रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल एवं बलयुग्म आघूर्ण की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए तथा यह भी बताइए कि यह बलाघूर्ण कब अधिकतम होगा। बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर? तो प्रश्न तो अभी समझ में आया नहीं होगा तो बाढ़ में जान दो। क्लियर? इस प्रश्न को समझने के लिए हमें कुछ एक बातों का समझ में आना जरूरी है। क्लियर? तो इसलिए उसे अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलो, तो जो भी बताना है आपने ही बताना है। ठीक है, कुछ एक जरूरी चीजें यहाँ पर मैं भी बताऊंगा जो 11th की कमियां हैं। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, कुछ को ना पता हो। ठीक है, आपको याद है मैंने विद्युत बल रेखाएं पढ़ाई थी आपको? विद्युत बल रेखाएं बोलो भैया, तो बता दो जरा, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं? हाँ, समानांतर एवं समदूरस्थ बताया था। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युत बल रेखाएं सदैव समानांतर एवं समदूरस्थ होती हैं। तो क्या तुम्हारे हिसाब से जो विद्युत क्षेत्र होगा एक समान विद्युत क्षेत्र? बोलो भैया, इसको मैं एक समान विद्युत क्षेत्र बोल सकता हूं? सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? चलो, अच्छी बात है, ये आप समझ गए। विद्युत द्विध्रुव आप जानते ही हो, है ना? दो समान और विपरीत आवेशों से मिलकर बनता है। ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है इसको देखो जरा ध्यान से। ये दो आवेश हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, और दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हैं। इसी को ही तो आप विद्युत द्विध्रुव बोलते हो। ये इसका मध्य बिंदु होता है O, ये होता है L, ये भी होता है L। बोलो भैया, होता है कि नहीं होता? इसको क्या बोलते हो आप लोग? क्या बोलते हो? विद्युत द्विध्रुव। जो बोला पल्ले पड़ा, अच्छी बात है। इतना पढ़ लिख रहे हो, रोज पढ़ा रहा हूं आपको, तो थोड़ा सा नजर करना जरा इधर। जब मैंने आपको निरक्षीय स्थिति पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये बताया था, ये A है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा? A cos थीटा। बिल्कुल घोंट के पी जाना इस बात को, ठीक है? A cos थीटा। तो बची खुची साइड क्या हो जाएगी? शाबाश, A sin थीटा। अब अगर इतने ही समझ गए हो तो फिर जो बता दो, जिस साइड कितने गए जाएगी। काय की पायता वो रस चौड़े में धरो है सब कछु जिते जे बितेगी समान अंत बराबर ही तो है। का लिखता हूं? का गलत कह दी मैंने लाला रे? बचे कितने को है वो? बस खत्म कहानी। का बचो जा में नहीं, यही बात समझ में। यानी अगर मान के चलिए किसी जगह, थोड़ा सा दिमाग पे ही लेना है ना, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, अपने आप इसी से ही समझो बस। ये A है, ये थीटा है, तो मुझे मान लो जी भाई भुजा जाके संकोण बनाए तो डायरेक्ट रख देते हैं ऐसे A cos थीटा। समझ गए आप? स्पीड बढ़ाओ अपनी, सीखो। तो यही तो नजारा हो गया। और को पूछे जी कितने होगी तो A sin थीटा, क्योंकि मुझे मालूम है ये जो है वो इसके समानांतर है। समझ में ही नहीं आई भी नहीं। सीन क्लियर है? बोलो, इसे बता चुका हूं भैया पहले ही, ठीक है ना? हाँ, ये सब चीजें लगेंगी अब, इसलिए बोल रहा हूं। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, इतना आप लोग पढ़ लिख गए, मैंने आपको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना सिखाया था। राइट? किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए आप क्या करते थे? एकांक धनावेश मानते थे। राइट? मैंने सपोज ये, जैसे मैं आपसे पूछता था ये प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, तो आप कहते थे सर यहाँ पर एक धनावेश मान लो, धन धन समान आवेश हो गए तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये इधर जाएगा। तो इस धनावेश पर बल इधर लग रहा था और इसी दिशा को आप विद्युत क्षेत्र की दिशा बोल रहे थे। बोलो भैया, मतलब आप मुझसे ये कहना चाहते थे कि धनावेश पर जिस दिशा में बल लगता है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। सीन क्लियर है? मतलब धनावेश पर अगर जो बल लग रहा होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो ही होगी। धनावेश पर अगर जो बल लग रहा होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो ही होगी। और अगर जब बात है मैं यूं कहूं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है तो जाको मतलब क्या हो?
धनावेश पे बल जई लग लगेगा। अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा तुम्हारी लंग है तो धनावेश पे बल, अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा जा लंग है तो धनावेश पे बल कितको लगेगा। तो बस यही बात है, अपने दिमाग में उतार ले। ये प्लस क्यू आवेश है, विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर ऐसे है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस क्यू आवेश पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। कोई नई बात तो नहीं कर रहा हूं ना। चलो, तो इस पे बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्लियर। लेकिन अगर यहाँ कोई ऋण आवेश होता तो इस पे बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। सीन क्लियर है? बात समझ में आई बेटा सभी को? धनावेश पर बल हमेशा बाहरी विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है तथा ऋण आवेश पर बल बाहरी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। बात समझ में आई? कितना लगता है, कितना लगता है? तो भैया मैंने बचपन में पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर फेंकू। बोलो भैया, कैंची गुणा कर देंगे तो F बराबर फेंके। बोलो भैया, है ना? बोलो भैया, विद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश रखा जाता है तो उस पर जो बल लगता है E बराबर F अपॉन Q, तो कैंची गुणा कर देंगे तो F बराबर Q ही। बोलो भैया, तो प्लस Q आवेश पर बल किधर लगेगा? इधर। कितना लगेगा? QE। और माइनस Q आवेश पर इधर लगेगा, F बराबर QE। बात समझ में आ रही है सभी को? सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है ना? 1 से 2 मिनट का समय दिया, कहीं पर भी अपने नोट्सों में ये वाला चित्र बना लो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मतलब अब ये मान लो चैप्टर 1 से लेके 7 तक ये वाला चित्र आपके रोज काम आएगा। समझ पा रहे हैं? ये बिल्कुल आप घुटाया होना चाहिए। धनावेश पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है तथा ऋण आवेश पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो यहां तक मैंने जो भी बोला वो आपको पल्ले पड़ा, राइट, है ना? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो फिर मैं अगली बात पे आता हूं। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, है ना? आप गौर से सुनिएगा। मैं यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं। क्या लिखा है, पढ़ो इसको जरा। बलयुग्म आघूर्ण। बलयुग्म आघूर्ण समझते हो? सुना है आपने? 11th में पढ़ा होगा घूर्णन गति में, है ना? बलाघूर्ण या बलयुग्म आघूर्ण सुना है कि नहीं सुना? तो बलयुग्म आघूर्ण होता क्या है, आज मैं आपको दोनों का फर्क समझ जाता हूँ। ये सब चीजें 11th में पढ़ते हैं हम लोग, पर जरूरत आज पढ़ रही है हमको, है ना? तो सुनो, बलयुग्म आघूर्ण का मतलब क्या है। बल आप जानते हो, युग्म माने जोड़ा, आघूर्ण, आ माने आजा, घूर्ण माने घूर्णन करना। घूर्णन करना यानी घूमना। पंखा चल रहा है, पंखा क्या करता है? घूमता है, घूर्णन गति कर रहा है। आओ देखते हैं। ये हाड़ है, क्लियर? हड्डी है, हड्डी, यस और नो? क्या है ये? हड्डी। कुत्ता जाए जालंग खींच रहा है, 5 न्यूटन थे। बिल्ली जाए नीचे खींच रही है 5 न्यूटन से। परिणामी बल कितना है? 0, क्योंकि दोनों ही बल बराबर हैं और दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए परिणामी बल हो गया 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। यानी ये हड्डी न तो आगे जाएगी न पीछे जाएगी, यानी इसमें रेखीय गति नहीं होगी, यानी ये सीधी रेखा में गति नहीं करेगी। लेकिन ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म बना रहे हैं, बलों का एक जोड़ा बन रहा है ये। अब ये जोड़ा क्या करेगा? ये जो हड्डी रखी हुई है यहाँ पर, इस हड्डी को ऐसा नहीं लगता आपको घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा या ऐसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा, है ना? यानी दक्षिणावर्त या वामावर्त? हिंदी खराब है का? क्लियर? दक्षिणावर्त या वामावर्त? वामावर्त। वामावर्त को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, क्लियर? और दक्षिणावर्त बोले तो क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा में। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये कैसे घूमेगा जरा हाथ के इशारे से बताओ। हाँ, वामावर्त तो समझ गए, ऐसे घूम जाओ, नहीं घूम जाओ, घूम जाओ ना, क्लियर? तो जाको मतलब जहाँ पे का लग रहा है, देखो देखो, बलियुग्म, समझ गए क्यों बोल रहा हूं? 2 बल है और बलन को जोड़ा है तो बलियुग्म है, और इस बलियुग्म के आ जाने से घूर्णन गति होने लगी, इसलिए इसको बोलते हैं बलयुग्म आघूर्ण। समझ गए? जिस बलों के जोड़े के आ जाने से घूर्णन गति होने लगती है उसे बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। तंत्र पढ़ रहा हूं?
आगे पर वो गांव वालों, ये खंबा है, क्या है? हाँ, ये भी एक खंबा है। मुझे दोनों खंभों के बीच की लंबवत दूरी नापनी है। क्या नापनी है? लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी यही तो होगी, है? जो समांतर है। कौन है कही? किसी भाई ने कही, बिल्कुल सही कही। किसने कही थी समांतर? मतलब ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये समांतर है? वाह ना, ये लंबवत है। हमेशा ये देखा करो किसके समांतर या किसके लंबवत हम लोग खींच रहे हैं। इसको आप अभी समांतर नहीं बोल सकते आप। ये मैंने क्या बोला? इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी। तो बताओ, इसके लंबवत ही तो है, ये 90 डिग्री का कोण बनना है। इसके भी ये लंबवत है, नहीं है? बात समझ? मान के चलो एक दीवार जे रही, एक दीवार जे रही। अब मैं तुमसे पूछूं इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी, तो कैसे नापोगे? समझ गए? नहीं है बात समझ? अच्छा बताइए उन्हें, देख कौन सा बतावे हम मुंह पे थे। एक दीवार जे रही और एक दीवार जे रही यहाँ। अब मैं तुमसे यूं कहूं इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी नाप दो, क्या करोगे बोलो? क्योंकि जंपे तो जे काम है गो 90। बोलो जा, मैं क्या कर दोगे? ऐसे लाइन क्या चौकी में तिरछी सी, ये लंबवत दूरी है, नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, इनसे इन सही गई बिल्कुल। दीवार ने बड़ी करते हैं। क्लियर? नहीं है बात समझ? मैंने क्या पूछा था? इन दोनों की, यही तो दोबारा बना दिया मैंने। दोनों के बीच की लंबवत दूरी पूछ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या तरीका अपनाते हैं? इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा दो और यहां से एक लंब डाल दो। अब बताओ कौन सी है लंबवत दूरी, जेवारी या जेवारी? जेवाई। समझ गए ना? कॉमन से। कहीं और लंबवत को मतलब खड़ा डंडा समझते हैं। क्लियर? ऐसा नहीं होता, समझ पा रहे हैं? मैंने क्या बोला? इसके और इसके बीच की लंबवत दूरी चाहिए, तो जेवारी होगी कि जेवारी होगी? जेवारी होगी, है? और को ठेका ना के ऐसे ही करूं, जरूरी ना ने जाइए बढ़ाऊं, जा डंडा बढ़ा दूं, जानते ऐसे बढ़ा दूं और इतने लंब बढ़ा दूं। समझ में ही नहीं आ रही हुई, मैंने कहा करावे चिपटे। तो आप बताओ, जहां में लंबवत दूरी कौन सी है? बता दोगे ना? जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। इतने गई अगर समझ गए तो बात ही का ही। तो मुझे ये बता दो ना, एक बल जीरो, एक बल जीरो, इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कैसे नापूं? न्यो में न्यो में न्यो, यही होगी? होगी नहीं होगी? होगी ना? अच्छा बताइए, एक कुत्ता जालंग है चलो 5 न्यूटन थे, दूसरा कुत्ता जालंग है चलो 5 न्यूटन थे, दोवन के बीच की लंबवत दूरी निकालनी है, कैसे निकालूं? हैं? या तो जाए न्यो बढ़ा दूं और जनते लंब बढ़ा दूं। तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ज्वारी होगी कि ज्वारी होगी? हैं? ज्वारी होगी? हैं? हैं? ज्वारी होगी कि ज्वारी होगी? हाँ, थाप थपर रहे जाएंगे वाल। एक बार बता, जो लोग ऐसे बोल रहे हैं, भैया एक बार बताओ, तो ये अगर मान रहे हो तो क्या इस बल के लंबवत है ये? इस बल के लंबवत है ये? और जेवारी देखो, बढ़िया वीआईपी लंबवत है। बोलो, ये वाला भी बल ऐसे ही तो आ रहा है, तो लंबवत दूरी यही तो होगी। अरे लंबवत का मतलब 90 डिग्री को कौन नहीं है? मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है ना? नहीं आई? रोज रोज नहीं बताऊंगा ये चीज, 11th की कमी है जो हमें दूर करती है। सीन क्लियर है? तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कैसे निकालते हैं, समझ में आया? अच्छा बताइए ना, कौन सा बतावे वो मुंह पे थे? ले बताइए ना, ये 2l है, ये थीटा है, तो ये कितने कह जाओ? 2l cos थीटा। हवाली बताइए थी मीटर को, नहीं है बात समझ में? हवाल बताइए थी कि नहीं बताइए थी? बोले भैया, तब का तुम तो ना बजा रहे हैं यहाँ पे तुम। ये 2l है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये बोला समझ में आया? अच्छी बात है। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा सभी लोग, सब लोग, ठीक है? इसको समझने की कोशिश करना। बलयुग माघूर्ण का एक सूत्र होता है जो हम सभी को कंठस्थ याद होना चाहिए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ उस सूत्र को। बलयुग्म आघूर्ण बराबर होता है आपका बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। सूत्र बिल्कुल चकाचक याद होना चाहिए, 11th का सूत्र है।
ये लंबवत समझ जाओगे ना, ये निशान है लंबवत लिखा हुआ है ये। हाँ। बलयुग मागुण का सूत्र होता है बेटा बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। कहानी समझ गए? सांकेतिक रूप में हम लोग अक्सर इस सूत्र को ऐसे लिख देते हैं, बलयुग मागुण को अक्षर टाउ से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोलते हैं इसे? टाउ, है ना पापा बड़े भैया, क्या बोलते हैं इसे? टाउ। समझ गए आप लोग? बलयुग मागुण बराबर, बलयुग मागुण को टाउ से प्रदर्शित कर दिया, बल को आप जानते ही हो एफ से प्रदर्शित करते हैं, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी आर। सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है ना? जिन लोगों की 11th वीक है इस चीज को मेंशन कर लो, 11th का पार्ट है, अच्छे से पता होना चाहिए था आपको। फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद अगली बात पे आता हूं। सब 11th के पार्ट में उतारते जा रहे हो ना, ये सब चीजें लगेंगी। दो बातें यहां और बता रहा हूं। जिसके ऊपर तीर लगा देते हैं वो कैसी राशि होती है? इतना तो जानते होगे, राइट? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका एक सूत्र होता है ए बी कॉस थीटा। बिल्कुल गॉड के पी जाना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा। अब इनकी डिटेल बताने का समय नहीं है, सब 11th में बताया जाता है। यहाँ आप याद रखना, बिल्कुल घुटा घुटाया होना चाहिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, और इस गुणनफल को हम लोग बोलते हैं अदिश गुणनफल। कौन सा गुणनफल? अदिश गुणनफल। क्लियर? और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सदिश गुणनफल। क्या बोलते हैं? सदिश गुणनफल। सीन क्लियर है सभी को? है ना? इसको उतार लो आप फटाफट, है ना? ये बिल्कुल कंटस्ट याद होना चाहिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा। एक अदिश गुणनफल है, एक सदिश गुणनफल है। उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया होगा। अब यहां पर इनका यूज कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूं। ये सूत्र बिल्कुल घोट के पी जाना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, और इसे अदिश गुणनफल बोलते हैं। यानी डॉट गुणनफल जो होता है वो अदिश गुणनफल होता है, क्रॉस गुणनफल जो होता है वो सदिश गुणनफल होता है। इसका यूज कैसे आएगा? हवेली आएगा 5-7 मिनट बाद। जैसे मैंने लिखा टाउ बराबर पीई साइन थीटा, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। अब ये एक सूत्र आ गया, कोई एक सूत्र आ गया। अब किसी ने बोला इस सूत्र को सदिश रूप में लिखो। कैसे रूप में लिखो? सदिश रूप में लिखो। तो सदिश रूप में लिखने का मतलब ये है कि इसका मतलब वो ये आपसे कहना चाहता है कि ये जो सूत्र लिखा है ना, तो इनमें से जो सदिश सदिश राशियां उन्हें अलग दिखाओ, और जो अदिश अदिश राशियां उन्हें अलग दिखाओ। कहानी समझ में आ रही है? तो इस सूत्र को अगर हमें समझ में आया ना, बारातें देखिए, बारातें बारातें चलती हैं, तो जो बारात चल रही होती है तो तुमने देखा होगा बारात में बहुत सारे लोग साफा लगाए रहते हैं। क्यों? बातें पता बच जाते हैं कि यार जे मतलब कुछ लोग लगाए हैं तो ऐसे तो फिल्टर हो जाते हैं कि भैया जे घर आ रहे हैं, बाकी के तो सब ऐसे ही लग्गा तग्गा है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये एक पहचान हो, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? बोले भैया, हाँ सही बोल रहा हूँ ना? अच्छी बात है। तो इसको किसी ने बोला सदिश रूप में लिखो, तो कैसे लिखेंगे? गौर से सुनिएगा। मुझे ये साफ नजर आ रहा है कि ये वाला डिजाइन है। बोलो भैया, जब मैं ए बी साइन थीटा को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकता हूं, तो मैं पीई साइन थीटा को क्या लिखूंगा? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। नहीं यही बात समझ? क्लियर? अच्छा, चूंकि ये क्रॉस गुणनफल है तो क्रॉस गुणनफल को हम लोग सदिश गुणनफल बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको ऐसे गुणा करने से ये जो राशि हमको मिल रही है वो एक सदिश राशि है, और चूंकि सदिश राशि है इसलिए इस पे तीर आएगा। ठीक है? सोमवार मंगलवार से आपका विद्युत फ्लक्स शुरू होगा। विद्युत फ्लक्स पढ़ाऊंगा तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र ये होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। क्या सूत्र होता है? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। सीन क्लियर है सभी को? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब किसी ने बोला इसे सदिश रूप में लिखो, तो बताओ क्या लिखूं? अब मुझे दिख रहा है ये वाला डिजाइन है, क्या लिख दूं? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब मुझे मालूम है डॉट गुणनफल को अदिश गुणनफल बोल रहा हूं, तो इससे मुझे ये पता चल गया कि इन दोनों को गुणा करने से ये जो राशि मिल रही है वो कैसी राशि है?
अदिश राशि है। तो इसका मतलब ये हो गया कि विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। अच्छा, इसके ऊपर तीर लगाऊं कि नहीं लगाऊं? नहीं लगाऊं। समझ में आई बात, कैसे हमको इनको यूज करना है? बात समझ में आ रही है? एक लास्ट बात और फिर हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगली बात ये है, कोई पूछे आपसे, ये भी आपसे 11th में पूछा जा चुका होगा, जो लोग अच्छा पढ़ते हैं उन्हें पता होगा। साइन थीटा सुना है आपने? साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? हाँ, 1। मेरे ख्याल से शायद आपके 11th में पता नहीं आया, फलन, सीमा तथा सातत्य पढ़ लिया क्या? फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी मैथमेटिक्स में। हाँ, डोमेन, रेंज पढ़े होंगे शायद, पढ़े? साइन थीटा की रेंज क्या होती है? -1 से 1, है ना? तो साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? 1, और न्यूनतम मान कितना होता है? -1। पता है सभी को ये बात है? जो लोग नहीं है, टुकुर टुकुर देख रहे हैं मुझे, वो लोग सुन लें। साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। साइन 30 होता है 1/2। 1/2 को सॉल्व करोगे 98.5। क्लियर? इसके बाद आता है हमारा साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। इसको सॉल्व करोगे आपका आएगा 0.707, राइट? इसके बाद आपका हो गया साइन 45 का साइन 60। साइन 60 होता है √3/2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.8, राइट? और साइन 60 के बाद साइन 90। साइन 90 का मान होता है 1। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? आप गौर से देखिए, 0, 0.5, 0.7, 0.8, 1। 1 से बड़ा नहीं आएगा। साइन के बगल से थीटा कछू दो, 0, 30, 45 लाख, 2 लाख, 50 लाख, कुछ भी रख दो, आंसर कभी 1 से बड़ा नहीं आएगा और -1 से कभी छोटा नहीं आएगा। क्लियर? ये साइन थीटा की औकात है, -1 से 1। समझ में आ रही बात? 1 से बड़ा नहीं आएगा, -1 से छोटा नहीं आएगा। तो बताओ साइन थीटा का अधिकतम मान कितना हुआ? 1, और न्यूनतम मान -1। याद रहेगा आप सभी को? चलो तो फिर कहानी खत्म। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक है? अब सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्या जानना चाहता है पट्टा हमसे। तो सुनो, बताओ पहले मैंने ये क्या बनाया है? आपको ही करना है, मैंने तो जो करना था कर दिया। क्या है ये? एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है? अच्छा, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में जरा बताना, ये मैंने क्या रखा है? विद्युत द्विध्रुव रखा है। काय में रखा है? एक समान विद्युत क्षेत्र में। और ये जो विद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने डिग्री के कोण पे रखा है? थीटा डिग्री के कोण पे रखा है ना? यानी चित्र में आप जो देख रहे हो, चित्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा डिग्री के कोण पर रखा गया है। बोलो, बताओ प्लस क्यू आवेश पर बल किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, है ना? ऐसे लगा दूं, कितना? क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई लिखते हो। इस पे किधर लगेगा? इधर लगेगा। ये भी क्यू ई। बताओ परिणामी बल कितना हो गया? परिणामी बल कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि ये भी क्यू ई, ये भी क्यू ई, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर, दोनों बल बराबर हैं, दिशाएं विपरीत हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, तो परिणामी बल कितना हो गया? 0, है ना? लेकिन ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म बना रहे हैं, बलों का एक जोड़ा बना रहे हैं, जो इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने की चेष्टा करेगा। कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा या ऐसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा। घड़ी की सुई की दिशा में या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में? घड़ी की सुई की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त या वामावर्त? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। क्लियर है? तो दक्षिणावर्त घुमा रहा है, घुमा रहा नहीं घुमा रहा? कंफ्यूजन हो तो क्लॉकवाइज लिख देना तुम भी, ठीक है ना? यहां तक बात समझ में आई? तो ये दोनों बल मिलकर बलों का एक जोड़ा बना रहे हैं, बलयुग्म बना रहे हैं, और ये बलयुग्म इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने की चेष्टा कर रहा है, राइट? तो पूछ रहा है इस पे कितना बलयुग्म आघूर्ण लग रहा है। बलयुग्म आघूर्ण बोल दो, ये बलाघूर्ण बोल दो, लगभग एक जैसी बात है। क्लियर? तो इस पे लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण पूछ रहा है। तो भाई लोगों, मैंने बचपन में पढ़ा था, मेरे को पढ़ाया गया था, बलयुग्म आघूर्ण बराबर होता है बल गुणित दोनों बलों के बीच की, हाँ, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, है ना? तो बलयुग्म आघूर्ण को मैंने सुना है आप लोग अक्सर टाउ से प्रदर्शित करते हो। बल कितना है? चाहे तो दो बल हैं इसमें से, तो कोई भी एक बल हम ले सकते हैं, तो कितना ले लें? क्यू ई। बल हो गया,
अब भाई साहब बड़ी आप हंसी है रही है, मुझे चाहिए दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल तो मैं जीरो, एक बल जीरो, तो वन के बीच की लंबवत दूरी निकालनी है, क्या करूं? तो जाए ने ऐसे पीछे बढ़ा दूं, बोलो भैया, और यहां से एक लंब डाल दूं। क्या गलत कर दो मैंने, बोलो भैया? सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? यहां से मैंने क्या किया, एक लंब डाल दिया। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। बोलो भैया, का ये विद्युत विद्युत तुमने बना हुआ है, तो यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती कितनी है? ये 12 होती है। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ, ये तुमने बचपन में पढ़ा है, मैं कल परसों भी पढ़ा चुका हूँ, ये कोण अगर थीटा है तो ये कितना होगा? संगत कोण है। आइए देखिए जरा, जी वाई लाइन जी रही, ये कोण थीटा बना रहा है, तो ये कितना होगा? समझ गए? अब आप ही बता दो, ये पूरा 2l है, ये थीटा है, तो ये कितने कह जाएगी जी वाई लाइन? 2l cos थीटा, और जी वाई लाइन 2l sin थीटा। मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद ना ने, पर मुझे बता दो जी का लिखिए। हाँ, केवल पढ़ना ही पढ़ना ना ने, समझना होगा। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, एक बल जीरो, एक बल जीरो, तो इनके बीच की लंबवत दूरी कौन सी वाली होगी? 2l sin थीटा होगी। तो यहाँ लिख दूं, दोनों बलों के बीच की दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी होगी हमारी 2l sin थीटा। का गलत कर दो मैंने लाला रे, कचू गलत कर दो मैंने। अगर जन्नो सीन क्लियर है तो टाउ बराबर बताइए ना, q इंटू 2l p बचो का e sin थीटा। 3 नंबर के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। समझ गए मेरी बात को? हो गया खत्म। बात समझ में आई? क्लियर? उसने यही पूछा था, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल एवं बलयुग्म आघूर्ण की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। समझ गए बात को? सीन क्लियर है? और सुनो, समझ में आया ना सभी को? अगर वो बोलता है कि इसको सदिश रूप में भी लिखो, कौन से रूप में लिखो? सदिश रूप में लिखो इस सूत्र को। तो भाई लोगों, मैंने बचपन में पढ़ा है, अभी 2 मिनट पहले लिखा भी दिया है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा होता है। जब मैं ए बी साइन थीटा को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकता हूं, तो पी साइन थीटा को पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। और चूंकि इस गुणनफल को आप सदिश गुणनफल बोलते हो, तो इसका मतलब इन दोनों को गुणा करने से ये जो मिल रहा है वो कैसी राशि है? सदिश राशि। तो इसके ऊपर भी एरो आ जाएगा। आया नहीं आया? क्लियर? सदिश रूप में पूछे तो बता देना, नाने तो कोई टेंशन वाली बात ही नाने। सीन क्लियर है ना? भाषा समझ गए सभी लोग? और सुनो, उसने ये भी पूछा है कि इस बलागुण का मान अधिकतम कब होगा? तो भैया बलागुण का मान अधिकतम कब होगा? जब साइन थीटा का मान, ये समझते हो आप लोग? इसको समझो थोड़ा सा, आप ऐसे समझो इसको, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। इधर देखो, मैंने जैसे लिखा मेरी, पढ़ो आप पढ़ो, क्या लिखा है? हाँ, ये किसकी जेब में पैसे हैं? मेरी, मेरी जेब में पैसे इज इक्वल टू 2 गुणा, ये क्या लिखा है पढ़ो, आपकी जेब में पैसे। यस और नो? मैं नीलेश कुमार गुप्ता ये चाहता हूं कि मेरी जेब में पैसे ज्यादा से ज्यादा हों, तो ऐसा कब संभव है? मान के, ये आपकी जेब में पैसे हैं, ये मेरी जेब में पैसे हैं। आपकी जेब में अगर 2 रुपए हैं, तो बताओ मेरी जेब में कितने हैं? आपकी जेब में अगर 10 रुपए हैं, तो मेरी जेब में, आपकी जेब में 50 लाख रुपए हैं, तो मेरी जेब में है, हाँ, 100 लाख, 1 करोड़, 10 लाख नहीं। क्लियर? बात समझ आ रही सभी को? किसी को कोई दिक्कत? सीन क्लियर है? अगर मैं चाहता हूं कि मेरी जेब में खूब पैसा हो, तो मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपकी जेब में पैसे ज्यादा से ज्यादा हो। यानी इसका मान अधिकतम तभी होगा जब ये अधिकतम हो। भाषा समझ में आ रही है? इसी प्रकार अगर मैं चाहता हूं बलागुण का मान अधिकतम से अधिक हो, अधिक से अधिक, तो ये भी अधिक से अधिक होना चाहिए, ये भी अधिक से अधिक होना चाहिए, ये भी अधिक से अधिक होना चाहिए। तो मुझे मालूम है, अगर मैं इसका मान अधिक से अधिक चाहता हूं, तो ये भी अधिक से अधिक होना चाहिए। और इसका अधिकतम मान कितना होता है? 1, है ना? साइन थीटा का मान अधिकतम मान 1 होता है, और अधिकतम मान 1 साइन थीटा का जो होता है वो कितने डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे। तो मैं यहाँ ऐसे लिख दूं, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा 90 चिपकाऊंगा तो टाउ अधिकतम आएगा, इसलिए मैंने सफिक्स में मैक्सिमम लिख दिया। बात समझ में आ रही है सभी को? साइन 90 कितना होता है? 1। तो ये हमारा आ गया बेटा टाउ मैक्सिमम बराबर पीई।
उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात। सीन क्लियर है? का हुए को परेशानी? अगर किसी ने हमको बोला कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल एवं बलाघूर्ण की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए, तो कर लेंगे। तथा इसे सदिश रूप में भी लिखिए, तथा यह भी बताइए कि बलाघूर्ण का मान अधिकतम कब होगा। तो ये सब बता पाएंगे? पूछता जाए बताते जाओ, ना पूछ रहे तो जानना कर दो, बहुत है। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? क्या इसने ये भी पूछा है क्या इस प्रश्न में कि बलाघूर्ण के सूत्र के आधार पर द्विध्रुवाघूर्ण की परिभाषा दीजिए? क्या अगले प्रश्न में है? इसी में ही है? तो इसको भी देख लो, लग याद नहीं पड़ जाएगा। अब वो मुझसे कह रहा है बलाघूर्ण के सूत्र, बलाघूर्ण का यही तो सूत्र आया हमारा। अब वो कह रहा है बलाघूर्ण के सूत्र के आधार पर द्विध्रुवाघूर्ण की परिभाषा दीजिए, है ना। वैसे तो अपन ने द्विध्रुवाघूर्ण पढ़ रखा है। द्विध्रुवाघूर्ण का मान द्विध्रुव में उपस्थित किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। पर अब जिवारी नहीं चलेगी, क्योंकि उसने प्रश्न में बोला है इस सूत्र के आधार पर द्विध्रुवाघूर्ण की परिभाषा दो। तो मैं दूं परिभाषा? सीन क्लियर है? तैयार है हम सब लोग? चलिए तो मैं आपको परिभाषा देता हूं, ध्यान से सुनेंगे हम सब लोग, ठीक है। तो गौर से देखिएगा भैया, मुझे मालूम है, इसको हटा दूं 2 मिनट के लिए, जरा इसकी भी जरूरत नहीं है हमको, है ना। चलो इधर देखते हैं। तो भैया उसने मुझसे कहा है बलाघूर्ण के सूत्र के आधार पर द्विध्रुवाघूर्ण की परिभाषा दो, और बलाघूर्ण का सूत्र मुझे मालूम है टाउ बराबर पी साइन थीटा। बोले भैया, और मैंने बताया था किसी भी परिभाषा को जब हमें बनाना होता है तो हम चीजों को 1 1 1 मान लिया करते हैं। मान लिया करते नहीं मान लिया करते? मान लिया करते हैं। तो देखो भैया, सबसे पहले मैंने यहाँ पर E बराबर 1 रख दिया। क्या रख लिया? 1 न्यूटन प्रति कूलम। यानी यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र मैंने माना है वो एकांक तीव्रता का विद्युत क्षेत्र मान लिया। बोलो भैया, ये क्या है? एकांक तीव्रता का विद्युत क्षेत्र या एक समान विद्युत क्षेत्र? हाँ, ये क्या है? एकांक तीव्रता का एक समान विद्युत क्षेत्र। E बराबर 1 रखने का मतलब यही है। चलो इसको 1 बनाना है तो थीटा कितना रखना पड़ेगा? 90 डिग्री। बोलो भैया, क्योंकि थीटा 90 रखूंगा तभी तो साइन 90 1 आएगा। थीटा बराबर, थीटा यही तो था। अब थीटा 90 दद्दव है, जाको मतलब माने द्विध्रुव कैसे दद्दव है? ऐसे दद्दव है। बोला भैया, तभी तो ये 90 बने, बनेगा नहीं बनेगा? ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। समझ गए मेरी बात को? यानी आपने विद्युत द्विध्रुव को एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा है? नहीं यही बात? तो मैं उठा के पंखा, चल तो भाई पंखा में देता हूं, तो तुम पे क्या लगेगा? बल लगेगा। ऐसे ही यहां पर क्या लग रहा है? बलाघूर्ण लग रहा है। परिणामी बल तो 0 है, लेकिन बलाघूर्ण तो लग रहा है। इधर क्यू ही। बोलो भैया, बात समझ में आई सभी को? इधर की तरफ कितना लग रहा है? क्यू ही, और इधर की तरफ भी क्यू ही। तो ये क्या लग रहा है? बलाघूर्ण लग रहा है, बलयुग्माघूर्ण। बोलो भैया, यस और नो? तो गौर से सुनिएगा, ये मान इसमें रख रहा हूं तो गौर से देखो, थीटा चूंकि आपने 90 रखा है तो ऐसी स्थिति में बलाघूर्ण कैसा आता है? अधिकतम आता है। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना? P एज इट इज रख दिया। E का मान 1 है तो E की जगह 1 लिखूं। थीटा 90 साइन 90 भी 1 हो जाएगा। ले लिख दो, तुम अपना मन बदल लो। तो टाउ मैक्सिमम बराबर क्या हो गया? P। क्लियर है? ये कब आया आपका जब आपने ये कर्म किया? कोई पूछे बलाघूर्ण के सूत्र के आधार पर द्विध्रुवाघूर्ण की परिभाषा दीजिए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? जब किसी विद्युत द्विध्रुव को एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है, या कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं, जब किसी विद्युत द्विध्रुव को एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत दिशा में रखा जाता है। 90 डिग्री का मतलब लंबवत हो गया। अब जब धत्तो तो धरवे के बाद बापे का लगो बलाघूर्ण, बस है गई परिभाषा। पूरा बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। जब किसी विद्युत द्विध्रुव को एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है, तब उस पर जितना अधिकतम बलाघूर्ण लगता है उसे द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। जब किसी विद्युत द्विध्रुव को एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है, तब उस पर जितना अधिकतम बलाघूर्ण लगता है उसे द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। क्लियर? ये ऐसे बोल दो, जब किसी विद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है, तब उस पर जितना अधिकतम बलाघूर्ण लगता है उसे द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। क्लियर? या ऐसे भी बोल सकते हो, विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण का मान उस अधिकतम बलाघूर्ण के बराबर होता है जो किसी विद्युत द्विध्रुव को एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में 90 डिग्री के कोण पर रखने पर लगता है। नहीं है भाषा में रटना नहीं है, पढ़ना है, समझना है, अपनी भाषा में लिखना है। एक बच्चे के अंदाज में बोलता हूं जो फर्स्ट टाइम पढ़ता है, यदि हम एक विद्युत द्विध्रुव लें और उसे 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में धर दें तथा उसे 90 डिग्री के कोण पर रखें, तब उस पर जितना अधिकतम बलाघूर्ण लगेगा उसे द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। खत्म, दैट्स ऑल। क्या दिक्कत है?
गलत थोड़ी है, सही है, 100% करेक्ट है। आप 10 राइटर की किताबें पढ़ेंगे, किसी में कुछ मिलेगा, किसी में कुछ मिलेगा, मतलब सबका एक ही होगा। भाषा समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? 1 से 2 मिनट का समय दिया, फटाफट पढ़ लो, आपके ट्यूशन का टाइम हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।